आतंकवाद और अलगाववाद से नहीं होगा। यहाँ जैसे पहले भी बोला गया है, आतंकवाद को यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। जो गुमराह हुए लोग हैं, जिनको गुमराह किया गया है, मेरी भी ये अपील होगी अपने युवाओं से कि ये जो आतंकवाद का है रास्ता है, इसको छोड़ दे। आपने देखा ये कौन सा जहाद है। सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम। कश्मीर वैली के अंदर अगर देखा जाए, आप जानते हैं बखूबी कि बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर अगर बात करें, उरूज पर नज़र होती हुई उरूज पर जो है नज़र आ रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की अगर बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें, इलेक्शंस को लेके हर एक का बयान या लेन देन की बातें जो है अब सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेशनल यूथ लीडर और डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज बालहमी साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कुछ सवालों को लेकर। उम्मीद है कि यह हमें उन सवालों के अच्छे से जवाब दे पाए। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वेलकम करते हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एजाज साहब, डायरेक्ट मेरा सवाल, इलेक्शंस की बातें हो रही है और इलेक्शंस के बातों को नज़र रखते हुए अब सियासी पार्टीज़ की अगर बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें, उन्होंने वही 70 साल वाली स्कीमें जो है लेन देन की बातें शुरू कर दी है। स्पेशली अगर पर्टिकुलरली बात करें अपनी पार्टी की, उन्होंने रिसेंटली स्टार शरीफ में एक पार्टी कन्वेंशन मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि अगर हमें सरकार में लेके आइए 300 यूनिट्स हम फ्री में देंगे। बीजेपी क्या देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ विकास की बात की है और हमने जितने यहाँ रिफॉर्म्स लाए हैं, शायद ये आज तक हिस्टोरिक जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सरबराही में हुए हैं। बाकी जितनी पार्टी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ की लोग जो है आजकल अवेयर है। जो यहाँ पे कभी राइट्स नहीं मिलते थे लोगों को, जो हुकूक नहीं मिलते, मैं कल की बात करता हूँ। कल हमने यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट जो लागू हुआ था, आप देखिए ना, 2008 में पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन 2021 तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। कल उनके बेनिफिशरीज को यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आइडेंटिफाई किया और आने वाले समय में उनको फॉरेस्टर्स के हुकूक भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, देखिए पॉलिटिकल एक सेटअप में अगर हम लोग बात करेंगे, ये पूरे जम्मू कश्मीर को पता है, यहाँ की एससी समाज को पता है, एसटी समाज को पता है, या बाकी जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको पता है कि आज तक जो उनको नहीं मिला था वो हमारी सरकार ने दिया है। जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ पे महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देता था, खाली बोलते थे हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होता था। लेकिन ये हमारी सरकार है जिन्होंने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन रखी। चाहे पॉलिटिकल, आप देखिए अगर हमारे डीडीसी चेयरमैन बने इस बार, उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, उसमें चाहे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन थी या फिर एससी समाज के लोगों को या एसटी समाज के लोगों को। मैं समझता हूँ जो हमने रिफॉर्म्स लाए वो हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जो लॉज में रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जो लॉन्ग रन में आने वाले समय में यहाँ जम्मू कश्मीर का तकदीर बदलेगी। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। ये नहीं कि हमने जी केजरीवाल की तरह की 200 यूनिट उसने दिल्ली में बोला फ्री दे देंगे, और जब 201 यूनिट की बात आती है तो सारा बिल उसको जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं। अल्ताफ बुखारी के पास उनके पास बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे हैं साथ में, शायद वो अपने खाते से दे, लेकिन आज हमारे पास यूटी सरकार है। जब तक यूटी सरकार है, सारा जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्कीम है, अगर ऐसा स्कीम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा, हम लोग इसका वेलकम करेंगे। आप डीडीसी मेंबर है, याद होगा आपको, डीडीसी चेयरमैन के खिलाफ आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी। जैसा क्या उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या हुआ? फिर आपने क्या लेन देन में ही उसको फिनिश कर दिया और उसको उसी पर रख दिया? नहीं, ऐसा नहीं, लेन देन वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, ये सच है कि हम लोगों ने, ये हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, और हमने डेमोक्रेसी ने इतना इख्तियार दिए हैं कि हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स जो भी है वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। हाँ, ये सच है कि जो हमारे डीडीसी मेंबरान थे, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स खुश नहीं थे जो फंक्शनिंग हो रही थी चेयरमैन के प्रति, और आज भी कोई फंक्शन नहीं हो रही है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। अभी तक इतना वक्त हो गया, आज तक आप लोगों ने फिर इस डीडीसी इलेक्शन का क्या मोटिव था? आप लोगों ने तो विकास की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, इनको इसी चीज के लिए चुन रहे हैं। आप मुझे एक काम गिनवाइए जो आप लोगों ने किया होगा। देखिए, हाँ क्यों नहीं, आप देखिए ना, आप हमारे इलाकों में जाइए, आज मैग्नेमाइजेशन के काम हुए हैं, आज जो लोकल गवर्नेंस में काम, आज जब कोई डीसी या कोई तहसीलदार किसी गांव में नहीं जाता था, आज वहां पे अफसर्स बैठते हैं। बैक टू विलेज में देखिए कितने काम हुए। सीडी पंचायत, डीडीसी इलेक्शन, डीडीसी मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल सेंटर की या यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। डीडीसी मेंबर जो आप, डीडीसी चेयरमैन आपने श्रीनगर में बनाया, वाइस चेयरमैन भी है, आप लोगों ने उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया, फिर वो फेल हो गया। तो उसके बाद आप मुझे बताइए, आपने कहा था कि कुछ हुआ नहीं, इसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस ला रहा है, अभी क्या हुआ जिसकी वजह से वो भी बरकरार है?
नहीं, देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन उनमें कुछ जो लॉज थे उसमें पूरा कंटेक्स्ट, जो उसका कंटेक्स्ट होता है वो एलॉबरेट नहीं था, तो कुछ टेक्निकलिटीज़, लीगल टेक्निकलिटीज़ है, तो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। मेरी यही गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अभी 3 महीने होने को है, जितना जल्द हो सकता है उसका कोई निर्णय लें। तो अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, जब से भाजपा की सरकार आई है, रेशियो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कश्मीर में, जैसा 17.1 रेशियो है। अगर आप खुद भी गूगल करेंगे या कहीं से भी सर्च कर लेंगे, आपको 17.1 जो है रेशियो अनएम्प्लॉयमेंट का मिलेगा। लगातार तब से लेकर अभी तक रेशियो सेम है। इसमें ये घटता क्यों नहीं है? आप तो एक साइड में इतने जॉब्स की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, हज़ारों, 50,000, 30,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं, इसमें घटता क्यों नहीं है? देखिए, ये सच है कि यहाँ पे हम लोग के पास उतनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मेरी यही गुजारिश है, देखिए हमारी जो स्टेट है वो बिल्कुल एट द एंड वाली स्टेट है, तो यहाँ से हम लोग ना कोई उतना ट्रेड कर सकते हैं, ना हमारे पास यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कोई उतनी सुविधाएं हैं, ना हमारे पास, देखो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसको यहाँ के यूथ्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब जो पोल्ट्री सेटअप है, या एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, ये जितने शोबे हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, आज हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ लैंड बैंक्स क्रिएट किए हैं, जो आराम से आप 1 क्लिक अवे, जो आपको ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल सकता है। मेरा यही मानना है कि हमने बिज़नेस में ज़्यादा जाना चाहिए, ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में। अभी यहाँ हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे, जब हमने सुना कि यहाँ पे एफपीओज़ की अभी 10,000 एफपीओज़ पूरे देश भर में बनेंगे, उसमें कम से कम 1,000 से ज़्यादा एफपीओज़ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या कॉरपोरेटिव्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, और उनको फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है गवर्नमेंट की ओर से। अगर प्रोसेसिंग यूनिट की हम लोग बात करेंगे, जो एक एफपीओ होगा उसमें 90% सब्सिडी होगी, अप टू 5 करोड़ अगर एक प्रोजेक्ट बनता है, 4.5 करोड़ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स दे देगी। तो ये सब स्कीमें हमें अवेल करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, एजाज साहब, आप नेशनल लेवल पे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद आप मच क्वालिफाइड है, तो क्या आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूथ को आप यहाँ से ये इंडिकेशन देना चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब्स की तवक्को छोड़ दे? नहीं, तवक्को नहीं छोड़नी है। जहाँ जहाँ वैकेंसीज बनेगी, या आपने देखा अभी जो पिछले टाइम में एसपीओज की भर्ती हुई, फिर हेल्थ स्टाफ की भर्तियाँ हुई, यहाँ कोविड हॉस्पिटल, क्योंकि कोविड का इतना महामारी चल रहा है, उस बीच में हर पंचायत में कोविड के हॉस्पिटल्स बने। मैं ये मानता हूँ कि हर किसी को सरकार अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। Instead of job seekers, we should be job creators, because कश्मीर इज इन माइंड ऑफ फर्टाइल माइंड है कश्मीर के लोगों को। और जहाँ पे भी मैंने देखा है, जहाँ पे भी जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ एक्सेल करते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पे। बात करें ये यूटी गवर्नमेंट की, अगर बात करें, बीइंग एज द यूथ लीडर, नेशनल यूथ लीडर है आप, मैक्सिमम टाइम्स पे आपने यूथ की मैसेज क्या कुछ सेंटर तक पहुंचाई है जिसका रिस्पॉन्ड भी आपको आया हो, या जिसका रिस्पॉन्ड अभी आना बाकी है? मैक्सिमम आपको यूथ में क्या नजर आया, कश्मीर के युवाओं में, क्योंकि आप खुद भी बहसत एक युवा है और यूथ को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर है हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे हम लोग क्या प्रपोजल लेके गए हैं इन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्पोर्ट्स को लेके हम लोगों ने हमेशा बात की है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और आपने देखा अभी रिसेंटली हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स के, उन्होंने इनॉग्रेट किया पंचायत लेवल पे स्पोर्ट्स करने का, जो आने वाले समय में ब्लॉक लेवल पे जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल इसमें जाएगा और स्टेट लेवल में जाएगा। उसमें हम लोग अच्छे स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आने वाले समय में प्रमोट करेंगे। और दूसरा हमारा बहुत बड़ा एक इशू है रूरल सैनिटेशन का। हम लोग जब हमने देखा, जब हम डीडीसी चुनाव में आए और उसके बाद लोगों के साथ ज़्यादा संवाद हुआ, जो मेजर दिक्कतें आ रही है वो हमारी रूरल सैनिटेशन को लेके है। क्योंकि अगर हमारा जो पानी का ज़राया होते हैं या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में होते हैं, गाँव में होते हैं, और हमने ज़्यादातर ये देखा है कि जो वहाँ साफ़ सफाई है उसके लिए कोई ऐसा सावधान नहीं है गवर्नमेंट के पास। और हमने अभी रिसेंटली एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है कि रूरल सैनिटेशन में जिस तरीके से म्यूनसिपलिटी में हमारे पास सफाई कर्मचारी होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे रूरल एरियाज़ है उनमें भी वो लोग हम लोग क्रिएट करें, ताकि आने वाले समय में हम लोग ये चीज़ करें। और तीसरा
तीसरा हम लोगों ने ये चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ हमारी पंचायतें, हमने जहाँ पे भी पंचायतों की हम लोग बात करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं आने वाले देखिए पहला साल है, अभी हमने भी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं लोगों से, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग बहुत स्तर पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एजाज साहब यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि वक्त जो है हमारे पास मुख्तसर ने आपसे और एक सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछना है। बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें, पीडीपी स्पेशली पर्टिकुलरली अगर पीडीपी की बात करें, पीडीपी का मानना है कि अफगान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना दर्द महसूस कर रही है या इजहार कर रही है। कश्मीर के लिए क्यों नहीं? वो अपनी लड़ाई लड़ रहे, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारे युवाओं के लिए या हमारे हक के लिए बात क्यों नहीं हो रही? नहीं, क्यों नहीं हो रही है आप बताइए ना। यहाँ पे तो हम ही लोग हक की बात करते हैं, बाकी तो हमने देखा कि हमेशा गुमराह करने की बात कर रहे हैं। हमने बोला लोगों को, युवाओं को, आप आ जाइए, सामने आ जाइए, यहाँ अवसर जो है उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में इतनी गति से मतलब बढ़ रहा है, तो हमने देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसमें हमने कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरा देश है। हमने अपने घर को ठीक करना है, और इसको कश्मीर को आप अफगान की साथ तुलना नहीं कर सकते। किस प्रकार से आप लोग तुलना करते हो? आप देखिए अफगानिस्तान में कितने क्राइसिस हो रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे जहाज़ों में बैठ के गिर रहे हैं, और इसका आप तुलना मत कर रही है। ये हमारा देश है, कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग, आप बताइए ना क्या हमने नहीं किया। हम लोग हाईवेज की यहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं होती थी वो हम लोग कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने तो आपको ब्रीफ वाज़ह करके दिया कि जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स किए मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार में हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी सरकारों में भी हुए होंगे, लेकिन हमारी सरकार भी काम कर रही है। हम ये नहीं बोलते खाली भारतीय जनता पार्टी ने किया, हाँ करना चाहिए, लेकिन विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ के युवाओं को भटकाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के युवाओं को सच्चाई बोलनी चाहिए। कल बताइए जब हमारे एक यंग ऑफिसर यहाँ पे शहीद होते हैं, क्या यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कंडम किया? क्या इस बात पे उन्होंने बोला कि हमारे भाई को कैसे उन्होंने बेदर्द? हर एक पार्टी ने कंडम किया। नहीं, कैसे? आप महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देख लीजिए, सजाद गनी लोन का ट्वीट देख लीजिए। नहीं, जिस प्रकार से ये लोग बाकी चीजों में हवा बनाते हैं, इनको भी निकलना चाहिए, रोड्स पे प्रोटेस्ट करना चाहिए इस आतंकवाद के खिलाफ। कब तक ये आतंकवाद हमारे युवाओं को खा जाएगा? इनको सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। ये हमारा देश है और इस देश के लिए हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ में जिसे यहाँ के जो वातावरण है अगर वो ख़राब हो जाएगा तो हम लोग भी उसके पीछे कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। आखिर मेरा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है एजाज साहब, आपको लगता है कि कश्मीर वैली के हालात पुरअमन मामूल है? पीस है अभी? नहीं, पीस भी नहीं कह सकते। आप देखिए आतंकवादी जो गतिविधियां अभी हो रही है, कहीं ना कहीं से और सक्रिय होने की जरूरत है। मैं समझता हूं जब तक लोकल कॉपरेशन बदलाव आया है कश्मीर में? बदलाव आया है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में देखेंगे, करप्शन में बहुत कमी आई है। आज अकाउंटेबिलिटी है, आज ट्रांसपेरेंसी है, आज लोगों को सुनवाई होती है, ये चीज़ें बदलाव आई है। लेकिन साथ में जहाँ आतंकवाद की बात करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पड़ोसी देश है वो खुश नहीं है इस रिफॉर्म से, और वो लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ के लोग अब उब चुके हैं इस चीज़ आतंकवाद के नाम पे, मैं समझता हूँ ये अंतिम चरण है उस चीज़ का, और आने वाले समय में आप यहाँ पर अमन कश्मीर देखेंगे। डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है, कंप्लीट होने वाली है, इलेक्शन को लेके बात हो रही है। आपके बाकी नेता लीडर जो है वो कह रहे हैं कि कश्मीर में पुरअमन हालात जो पुरअमन मामूल पे है, कुछ गिने चुने ऐसे वाक़यात होते हैं। अगर सब कुछ ठीक है, हालात पुरअमन मामूल पे है आपके लीडर्स के मुताबिक, जो आप लोगों ने ऑन द फ्लोर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि स्टेटहुड को लेकर वापस दिया जाएगा जब कश्मीर में हालात नॉर्मल होंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, तो अभी अगर सब कुछ है तो दिक्कतें कहाँ पर आ रही है? कहीं आप ये तो नहीं डर रहे कि कहीं भाजपा जो है असेंबली इलेक्शन से बाहर हो गई तो ये काम खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ये हमारे राष्ट्रीय हित में है। कश्मीर हमारे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय हित में जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेके या हमारी नेशनल सोच को लेके इश्यूज़ है, उसकी एक बहुत बड़ी एक कारण है कश्मीर। हमारे लिए राजनीतिक कोई विषय नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, और ये हमारे फ्लोर में देखें ना, 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमारे, और कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो बाहर ही घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लिए राजनीतिक कोई विषय नहीं है जम्मू कश्मीर खास तौर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अभी हालात ठीक हो रहे हैं,
हाँ, जब यहाँ के लोग, ये हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी ने भी फ्लोर पे बोला है कि यहाँ पे स्टेटहुड दे देंगे, और जब राइट टाइम होगा, जब यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को ये लगेगा कि यहाँ पे देना आवश्यकता है, तब दिया जाना चाहिए। और आज भी ऐसा नहीं है। आज जिस हिसाब से यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल एलजी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ का अगर स्थानीय चीफ मिनिस्टर भी होगा, वो भी उतना अच्छा काम नहीं करता जितना हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी ने काम किया। आप ग्राउंड में देखिए, ग्राउंड में आप इतना मतलब उसके लिए पॉजिटिविटी देखते हो। मैं समझता हूँ अगर शायद हमारी जो हमारे लोग हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे, अगर उन्होंने उसका 50 हिस्सा भी किया होता तो आज ऐसे हालात। लेकिन बाकी पॉलिटिकल लीडर्स का मानना है कि इलेक्शंस होने चाहिए, यहाँ का सीएम बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। एलजी सरकार में होना वो नामुमकिन है, तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होना जरूरी है, इलेक्शंस होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है? मेरा भी यही मानना है, एज राजनीतिक पॉलिटिकल वर्कर, मेरा भी यही मानना है कि हाँ, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। और मैं समझता हूँ जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उसका डोमेन है इलेक्शन कैसे कराएंगे और कब कराएंगे। लेकिन मेरी भी यही दरख्वास्त होगी, जितना जल्द हो सकता है डिलिमिटेशन अब होने हो जाएगी। उन्होंने मार्च तक का समय ले लिया, मुझे लगता है जब भी डिलिमिटेशन होगी उसके बाद इलेक्शन होंगे। और विशेष है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जिसको ज़्यादा बहुमत देंगे लोग, जिसको आगे लेके जाएंगे, उनका चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे एक शहीद हो गए, हमारे पुलिस के ऑफिसर एक शहीद हो गए, और आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से जो हमारे भाई है उसको शहीद किया गया और पीछे से उसको वार किया गया। मैं समझता हूँ इसको कंडम करने की ज़रूरत है। और आज आपने देखा पुलवामा में भी कैसे सिविलियंस के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया। कहीं ना कहीं ये जो है, ये बौखलाहट है पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादी द्वारा। और ये लोग जो आज अमन आया है और शांति आई है, जिस प्रकार से यहाँ डेलीगेशन आ रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की विजिट्स हो रही है, ये कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारी कमिटमेंट है वो जम्मू कश्मीर के प्रति है, और इस कमिटमेंट से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और आने वाले समय में और गति से हम लोग काम करेंगे। और हौसला रखना, और इनको हौसला देना चाहता हूँ जितने हमारे शहीद हुए हैं, कि आपकी जो शहादत है उसको हम लोग ज़ाया नहीं होने देंगे, और आपकी शहादत जो हुई है उसको हम लोग रंग लाएंगे, और जो भी प्रिपेटर्स है, जो भी आतंकवादी है, उनको उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल यहाँ अमन है, शांति है। जिस प्रकार से यहाँ पे आतंकवादी या जो गतिविधि होती थी वो नहीं हो रही है। हाँ, ये सच है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जो एक टेररिस्ट होता है उसको वो अटैकर होता है, और हमेशा हम लोग ये सोचे कि उस पर नज़र रखी जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। हमारा इतना बड़ा सिक्योरिटी ग्रिड है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, क्योंकि हर जगह हमारे ह्यूमन्स तैनात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले समय में आप देखेंगे जो अलगाववाद और आतंकवाद का खास तौर पे जिस तरीके से ग्राफ कम हुआ है, आने वाले समय में और कम हो जाएगा। जो गुमराह हुए लोग हैं, जिनको गुमराह किया गया है, मेरी भी ये अपील होगी अपने युवाओं से कि ये जो आतंकवाद का है रास्ता है, इसको छोड़ दे। आपने देखा ये कौन सा जिहाद है कि कल आपने एक एसआई जो हमारे एक अच्छे होनहार नौजवान थे, जिन्होंने क्वालिफाई करके अपनी सीट निकाली थी और वो भविष्य में कुछ करना चाहते थे, आपने निहत्ते से उसको मार दिया। ये कोई जिहाद नहीं है, आतंकवाद है, और आतंकवाद से हमारी जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो पीछे जा रही है। आपको आगे आना चाहिए और मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, पॉलिटिकल सेटअप में आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा हिंदुस्तान है। इस डेमोक्रेसी में आपको भी हक है अपनी बात रखने का, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद से नहीं होगा। यहां जैसे पहले भी बोला गया है, आतंकवाद को यहां बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो भी वो अपनी बात रखना चाहिए वो भाजपा को आप अगर इलेक्शंस होते तो बीजेपी पार्टी को आप कहाँ देखते हो? उस असेंबली इलेक्शंस में क्या प्रदर्शन रहेगा? पार्टी अकेली एक सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन के आ जाएगी। आपने देखा डीडीसी चुनाव में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, और आने वाले समय में जब हमारे यहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी हम लोग बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे नेशनल यूथ लीडर ER एजाज बाला हमीद साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू करी कुछ सवालों को लेके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेके या बाकी सारी चीज़ों को लेके। उम्मीद है कि ये हमारे हर एक सवाल के अच्छे से जवाब दे पाए। और फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नई आगाज़ के साथ। एजाज साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।